डियर स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर आपका विकास सिविल एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं और कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कहा कि सर 9th का पढ़ा रहे हैं और चूँकि इस बार जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देंगे तो उन्होंने बोला कि सर 10 की भी मैथ शुरू करें, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड की परीक्षा देना है। तो हमने उनके बात को सुना और उन्होंने जो भी कहा सही ही कहा, क्योंकि जिनकी बोर्ड की परीक्षा है उनको भी पढ़ाना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो बोर्ड की परीक्षा ही है उनके लिए। तो विद्यार्थियों, आज हम जो है कक्षा 10 की गणित शुरू करेंगे और आज से जो है क्लास 10th के लिए जो है हम गणित पढ़ाना शुरू करेंगे। और हर क्षेत्र में शायद अलग अलग किताबें चलती हैं स्कूल में। हर स्कूल अपने अपने पसंद के राइटरों की बुक चलाते हैं और जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं उसके आसपास के स्कूलों में मनोहर रे की बुक चलती है और हम जो पढ़ाएंगे वो मनोहर रे की बुक से ही पढ़ाएंगे। और आज जो है हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, जो चैप्टर शुरू करेंगे मनोहर रे की बुक से, वो पॉलिनॉमियल्स का चैप्टर है, अध्याय 2। अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि अभी हम कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ाया है। वास्तविक संख्याओं का जो कक्षा 10 में जो वास्तविक संख्याओं का चैप्टर है उसका आधार कक्षा 9 में जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें निहित है। कुछ बेसिक वास्तविक संख्याएं के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कक्षा 9 में है। तो जब तक वास्तविक संख्याओं के बारे में कक्षा 9 में नहीं पढ़ा देंगे तब तक हम इसको नहीं शुरू करेंगे। और इसलिए हम बहुपद चैप्टर्स आज से शुरू कर रहे हैं और ये बहुपद थोड़ा आसान भी है। तो एक इधर करेगा। विद्यार्थियों, ये जो बहुपद है ये एक प्रकार का फलन होता है। अब फलन क्या है, आप लोग शायद कक्षा 9 में फलन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको फलन के बारे में कुछ बता दे रहे हैं ताकि आपको बहुपद समझने में परेशानी ना हो। तो फलन क्या होता है? फलन को अंग्रेजी में फंक्शन बोलते हैं और फलन को प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। तो फलन होता क्या है? फलन जो है एक प्रकार का संबंध होता है जो 2 चरों के बीच का संबंध होता है और इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। y बराबर fx। इसमें जो x होता है उसे हम स्वतंत्र चर बोलते हैं।
और जो y होता है उसे परतंत्र चर कहते हैं। x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये फलन है y बराबर एफ एक्स, ये y का जो मान होता है वो x के मान पर निर्भर करता है, क्योंकि x के मान स्वतंत्र होते हैं। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार x के मान हम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। तो जब हम x का मान यहाँ पुट करेंगे तब ही हमें y का मान मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें अगर हम x बराबर एक यहाँ पुट करें तो हमको क्या मिलेगा? y बराबर 1। जब हमने x बराबर एक यहाँ पे लिखा तब हमको y बराबर 1 मिला। अब यदि हम x बराबर -2 इसमें रखें तब हमको y बराबर कितना मिलेगा? -2 का होल वर्ग बराबर 4। अब आप लोग देख सकते हैं कि y का मान x के मान पर निर्भर है। अच्छा, जो ये f शब्द हुआ है जो ये f जिसे इसका मतलब फंक्शन होता है, ये फलन, ये f क्यों लिखा जाता है? ये जो f होता है ये एक रूल होता है। f इज ए रूल। f एक नियम को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा x और y आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें देखिए आप y बराबर एक्स स्क्वायर, रूल क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स में 2 की घात लगी हुई है, 2 की पावर लगी हुई है, यही रूल हुआ। यानी कि y और x के बीच जो संबंध है वो x की घात पे निर्भर करता है। जब हम x की घात 2 है, अगर हम इसमें x का मान 2 धरें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी इसमें हम पुट करें तभी हमें y का मान प्राप्त होता है। तो ये जो f होता है ये एक रूल होता है। f इज ए रूल, f एक नियम होता है जिसके द्वारा स्वतंत्र चर और परतंत्र चर दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक संबंध को प्रदर्शित करते हैं। f का यही मतलब होता है और कुछ नहीं। इसीलिए जब भी फलन को लिखा जाता है तो y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। f सदैव एक नियम को प्रदर्शित करता है जिसमें परतंत्र चर और स्वतंत्र चर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसी प्रकार जो है जो बहुपद होता है वो भी एक प्रकार का फलन होता है। बहुपद भी एक प्रकार का फलन होता है। उसमें भी x के मान रखे जाते हैं तो हमको px के मान प्राप्त होते हैं। याद रखिए जो y बराबर एफ एक्स दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। y बराबर एफ एक्स कहीं पे इस फलन को हम सीधे एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर 3x + 4 इस रूप में लिखते हैं, y नहीं लिखते हैं, सीधे एफ एक्स का प्रयोग करते हैं और कहीं पे y का प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम x अक्ष, y अक्ष और x अक्ष अगर हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित करें तो यदि मान लेते हैं ये
y बराबर 2x प्लस 3 है। अब हम x का मान अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम एक टेबल बना लेते हैं। अब हम अपनी इच्छा अनुसार x का मान कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम x बराबर 0 ले लें तो हमको y बराबर 3 मिल जाएगा। 2 इंटू 0 बराबर 0 और प्लस 3 सीधे 3 आएगा। अगर x का मान हम 1 ले लेते हैं तो y का मान हमको 5 मिल जाएगा। यदि x का मान हम 2 लेते हैं तो हमको y का मान 7 मिलेगा। x का मान -1 लेते हैं तो y का मान हमको 1 मिलेगा। तो अगर इसको हम ग्राफ इस x y समतल पर प्रदर्शित करें, यानी कि जो y के मान है उसको हम इस पे प्रदर्शित करें, मान लेते हैं हम जहाँ पर x और y अक्ष ये दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं उसको O से प्रदर्शित करते हैं। इनको मूल बिंदु बोलते हैं, वर्जिन कहते हैं इस पे। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, याद रखिए। अब हम देखते हैं कि x बराबर 0 कहाँ होगा। 1 2 3। अब यहाँ देखिए x बराबर 0 होगा, यहाँ होगा 3। अब देखिए अब x बराबर 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जाइए और y 5 है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 ही, यहाँ से यहाँ हम लोग जाए। अब यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा, वो 1 और 5 मिलेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि x के मान जैसे ही हमें x का मान रखते हैं अपनी स्वेच्छानुसार, वैसे ही हमको y का मान प्राप्त होता है। कहने के मतलब y का मान हमको x के मान पर निर्भर रहने पर प्राप्त होता है। y का मान x की वैल्यू पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम x के मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। यही फलन है। फलन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कि इसमें x के एक ही मान एक बार में हम रख सकते हैं। बहुत फलन होते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट चर होते हैं, जो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हम बता तो दे रहे हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे। तो आपका जो पॉलिनॉमियल्स है कुल मिलाकर वो एक प्रकार का फलन होता है। पॉलिनॉमियल्स में भी x के कई मान निकलते हैं जिन्हें हम मूल बोलते हैं, रूट जिन्हें बोलते हैं। हिंदी में उन्हें शून्यक बोलते हैं। अब जैसे हम आपके बुक से ही ज़्यादातर बुक से ही उदाहरण लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी पड़े।
आप लोग ये जो बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, यही आपका बहुपद है। इसको बहुपद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद हैं। एक पद ये हो गया, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो इसमें मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वही बहुपद होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं जो ये जो A0 है, ये आपकी कांस्टेंट नंबर है, ये एक नियतांक है, ये फिक्स है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। आपके जो x के बाएं ओर जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये पूर्णांक कहलाती हैं। जहाँ A1, A2, A3 पूर्णांक हैं। ये पूर्णांक हैं तथा वास्तविक संख्याएं हैं जो कि x के गुणांक हैं। कहलाते हैं। ये जो A1 है, A2 है, A3 है, इसको हम बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। जहाँ पर कोई गुणांक नहीं लिखा होता है वहाँ पर सदैव एक गुणांक मान लिया जाता है। जैसे x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो उसके जो बाएं ओर ये नंबर हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। पूर्णांक भी हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही पूर्णांक आते हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। इसलिए यहाँ पे वास्तविक संख्या कहना ज़्यादा उचित है। अच्छा, ये जो आपका बहुपद है, अगर इस जो x है, अगर x के सभी गुणांक जितने भी पद इसमें दिए हैं, जितने भी x के जितने भी पद दिए हैं, इसके जितने भी गुणांक हैं, अगर वो पूर्ण संख्या में हैं, पूर्ण संख्या में लिखे हो, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे वो धन पूर्णांक हो, तो ये पूर्णांकों का बहुपद कहलाता है। वहीं पर अगर px बराबर अगर वहीं पे अगर बहुपद इस रूप में लिखा हो, A0 P बाई क्यू एक्स R बाई S x स्क्वायर, तो इसको हम पूर्णांकों का बहुपद नहीं कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? P बाई क्यू। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था P बाई क्यू क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो ये चूँकि x के गुणांक परिमेय संख्या हैं, इसलिए इसे हम परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। अगर ये x के गुणांक अगर पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तब तो हम इसको कहेंगे पूर्ण संख्याओं का बहुपद। और यदि x के गुणांक
परिमेय संख्याओं के रूप में है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याओं का बहुपद, यानी कि ये बहुपद जो है x के जो गुणांक होते हैं वो अगर वास्तविक संख्या है, वैसे तो वास्तविक संख्या ही बोला जाता है, लेकिन इसको जब हम कैटेगराइज करते हैं, वास्तविक संख्याओं को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसके अनुसार इसको हम नाम दे देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ये आपके बुक में लिखा हुआ है 4x² + 7x - 8। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसमें x का गुणांक देखिए, 7 दिया हुआ है, x² गुणांक 4 दिया हुआ है, ये भी आपका 8 दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये पूर्ण संख्याओं का बहुपद है, पूर्णांक संख्याओं का बहुपद है, क्योंकि x के गुणांक, इसमें x² गुणांक 4 दिया है, इसमें x का गुणांक 7 दिया है, ये भी पूर्णांक है, तो इसलिए ये पूर्ण संख्याओं या पूर्णांक संख्याओं का बहुपद है। अगर यही कहीं लिखा होता 4/3x² + 5/2x - 7, तब आप इसको कहते ये परिमेय संख्याओं का बहुपद है या वास्तविक संख्या। इसको जो है सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं का बहुपद। लेकिन कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो जब परीक्षा होती है, बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उनका जो पेपर का पैटर्न होता है वो इसी प्रकार का होता है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो 1 नंबर का होता है तो प्रश्न बनाया जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन पूर्णांक बहुपद है, कौन वास्तविक संख्याओं का बहुपद है, कौन ऋण पूर्णांक का बहुपद है, कौन जीरो पूर्णांक का बहुपद है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग इसमें जो मुख्य बिंदु हैं आप देख लीजिए, ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है, क्योंकि जो बहुपद है वह x के मान पर ही डिपेंड है। अगर हम इसको मान लीजिए y कह दें ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x लिखा हुआ है x, तो ये जो बहुपद है वो x के मान पर ही निर्भर है। अब चूंकि आप देखते हैं कि इसमें घातें लगी हुई, जो x है उसमें x² भी है, x³ भी है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात है उसके उतने ही वैल्यू होते हैं। अगर यहाँ पे n घात है, x की n घात है, तो आप ये मान के चलिए, मान के नहीं, ये सत्य है कि अगर x की सबसे बड़ी पावर n है तो इस बहुपद के n ही x के मान होंगे, x के n मान होंगे, x के n वैल्यू होंगे, और वो जितने भी x के वैल्यू होंगे, n वैल्यू, उसको अगर इसमें हम रखते जाएंगे तो ये जो है संतुष्ट होगा, यानी कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। जो y आएगा वो 0 के बराबर आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्य मतलब x के ऐसे मान, अगर उन मानों को यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे तो हमको
px का मान जो है ये हमको 0 के बराबर मिलता जाएगा। आगे जब उदाहरण देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि x के जो भी मान हम बहुपद में रखेंगे तो हमको y के मान या px के मान 0 मिलेगा। इसीलिए इसको शून्यक बोलते हैं या इसको हम रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुपद में जो स्वतंत्र चर होता है वो x ही हो, वो y भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, w भी हो सकता है, t भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास p y, तो ये हो गया y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुपद y के रूप में है। अभी इसमें हमने दिखाया था px बराबर ऐसा लिखा था, तो यहाँ पे x लिखा है। अब वहाँ पे जो है इसमें आप देखिए जहाँ x लिखा है वहाँ पे y लिख दिया गया है। इसी प्रकार हम इसको pt के रूप में लिख सकते हैं, t क्यूब इस रूप में भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको यहाँ x ही रूप में लिखा जाए, इसको किसी भी रूप में लिखा जा सकता है, आपके बुक में भी दिया गया है। बहुपद के मानक रूप बहुपद के मानक रूप क्या होता है? देखिए, जब बहुपद को हम लिखते हैं तो बहुपद में एक से ज़्यादा पद होते हैं। तो बहुपद लिखते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या तो बहुपद में हम सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाले पद को लिखें, या तो सबसे छोटी घात वाले पद को लिखें। बड़ी वाली घात पद को जो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी घात लिखेंगे, फिर उसके बाद और छोटी वाली घात वाली पद को लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम सबसे पहले छोटी घात को लिखेंगे, छोटे घात वाली पद को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी घात वाली पद को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी घात वाले पद को लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको देखते हैं, इस रूप उदाहरण दिया हुआ है।
जैसे 4x³ 6x² प्लस 2x प्लस 3। अब ये जो बहुपद है आपका px बराबर 4x³ माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? ये आपका अवरोही क्रम में है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि यहाँ पे सबसे इस पॉलिनोमियल्स इस बहुपद में सबसे बड़ी घात x³ की है, फिर उसके बाद x² है, फिर उसके बाद x है, तो सबसे पहले बड़ी घात वाला पद लिखा गया है ये, फिर उससे छोटी घात वाली पद लिखी गई है, फिर उससे छोटी घात वाली पद लिखी गई है, इसलिए ये घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी कि जो पद है x का जो पद है सबसे पहले बड़ा पद, फिर उससे छोटा पद, फिर उससे छोटा पद। अब इसी प्रकार अगर हम इसी उदाहरण में देखते हैं, यदि हम px बराबर 3 प्लस 2x माइनस 6x² प्लस 4x³, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। अब आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, इसमें पहले 3 है। अब जहाँ पे 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x⁻0। कोई भी वेरिएबल हो यानी कोई भी चर हो, अगर उसमें घात 0 लगी है तो वो सदैव 1 के बराबर होगा। कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों हो, 1000 हो, 500 है, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, अगर उसकी घात 0 है तो भी वह 1 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 को हम 3x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ये आपके समझने के लिए ऐसे हम लिख रहे हैं, प्लस 2x ऋण 6x² प्लस 4x³। अब आप इसमें देखिए सबसे छोटी घात 0, 2x लिखा है, यहाँ इसकी घात 1 मानी जाएगी, फिर उससे बड़ी घात 2, फिर सबसे बड़ी घात 3, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, यानी कि जो पद हैं उसकी बढ़ती हुई घात के क्रम में लिखा गया है। तो आप इसी को बोलते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपको कभी कभी आपके पेपर में 4 पॉलिनोमियल्स दे सकते हैं, 4 बहुपद दे के इसमें पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन असेंडिंग ऑर्डर में है, कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कौन आरोही क्रम में है, कौन अवरोही क्रम में है। तो इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। अब आइए अब हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई, रोके के बाद बंद कर दी। बहुपद के प्रकार,
बहुपद के प्रकार, बहुपद भी अब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो बहुपद के प्रकार दिए गए हैं वो दिया गया है एकपदी बहुपद। देखिए पद के अनुसार बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये नॉर्मल सी बात है। ऐसा बहुपद जिसमें कुल मिला के एक ही पद हो, जैसे यदि 2 लिख दिया जाए तो ये एकपदीय है, 2 एकपदीय है। क्यों एकपदीय है? क्योंकि 2 भी एक प्रकार का बहुपद है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ 2 है, ये तो एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक कैसे बहुपद हो गया? एक ऐसे एक पदी हो गया। हम इसको x की पावर 0 के फॉर्म में लिख दें, x आ गया यहाँ पे। अब ये एक ही है। मान लीजिए अभी हम लिख दे 5x, ये भी एक पद है, तो ये एक पद हो गया। तो ऐसा पद जो सिंगल हो, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक से ज़्यादा पद ना हो, तो वो एक पदी बहुपद कहलाता है। अब हम 2 पदी बहुपद ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 3x + 5, 4x + 3। अब इसमें 2 पद हैं, एक 3x है प्लस 5 है, एक पद ये हो गया, 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 तो कुल मिला के इसमें 2 ही पद हैं, इसलिए इसको द्विपदी बहुपद बोलते हैं। त्रिपदी बहुपद में अब आप सोचिए त्रिपदी बहुपद कैसे होता है। तो जब त्रिपदी बहुपद की बात करेंगे तो अब इसमें 2 पदी बहुपद में आप देख रहे हैं, इसमें x की जो बड़ी घात है वो 1 है। त्रिपदी, जाहिर सी बात है त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल में 3 पद होंगे, तो उसको हम अपने से सोच विचार के लिख सकते हैं। मान लीजिए 5x² + 2x + 3, ये इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, इसमें 3 पद हैं, इसीलिए इसको हम त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। तो इस प्रकार हम बहुपद अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं। एक पद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें 2 से ज़्यादा यानी 3 पद हों। 0 पद वाला भी बहुपद होता है, लेकिन उसमें पदों की संख्या 0 होती है। आप जानते हैं कि 0 लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसका सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं 0 पद वाला बहुपद। तो आप ऐसा बहुपद भी बना सकते हैं जिसमें 4 पद हों, ऐसा बहुपद बना सकते हैं जिसमें 5 पद हों, ऐसा बहुपद बना सकते हैं जिसमें n पद हों, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि px बराबर a0 a1x a2x² + a3x³ + an x⁴n। तो
आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लंबी वीडियो बना देंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग महसूस होगा। उतना ही बताते हैं और प्रयास करते हैं जितना आपको समझ में आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आप बहुपद के प्रति जो भी आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो या जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकें। जो कोई भी आपके अंदर डाउट हो, जो कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तो ये रिकॉर्डिंग क्लास है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लाइव क्लास शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही, और आप भी पढ़ के आइए तो आपको भी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।